अगर एक आम फार्मर आपके अदारे में आए, बल्कि आपके पास आए, तो क्या उसको बीज, एक तो वो है जो बीज मार्केट में मिल रहा है, और ये रिसर्च जो है ये वाहिद काम है जो जिसे आप कहते हैं ऑन गोइंग, हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। आज सुप्रीम है, कल को सुप्रीम प्लस होगा इंशाल्लाह। तो ये असर। डॉक्टर साहब, हमने अभी रिसेंटली, आपकी बात है थोड़ा सा, रिसेंटली हमने एक नई वैरायटी जो है मैंने उसको वैक ने अप्रूव किया है। वैरायटी वैल्यूएशन कमेटी कहते हैं वैक को, बदर के नाम से मैंने नई वैरायटी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो डॉक्टर साहब 50 से 55 दिन की वैरायटी होगी। और वो वैरायटी जो बदर हम इंशाल्लाह 1-2 साल के बाद फार्मर्स तक उसका सीड इंशाल्लाह पहुंचेगा। वो वैरायटी जो है 50 से 55, और ये पाकिस्तान की और पंजाब की सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी होगी, क्योंकि 60 दिन से पहले तो कोई वैरायटी नहीं देती। तो इस वैरायटी को डेवलप करने का मकसद भी हमारा यही था कि जो फार्मर्स हमारे पास हैं जो पंजाब के अंदर, वो जो 60 डेज़ वाला मूंजी लगाते हैं, धांज, उसको काटें, उसके बाद ये 50 दिन वाली वैरायटी को लेके आएँ इसको दरमियान में क्रॉप के तौर पे, और उसके बाद फिर अपनी वीट को लेके आएँ। और केपीके वालों के लिए भी वहाँ पे जो है हमारे पास कुछ मिलेट्स ऐसी हैं जिनके जहाँ पे पीस लगता है और पीस के बाद फिर गोभी आ जाती है, जिसे ये बफा कह रही है। तो वो कहते हैं एग्जैक्ट हमें बताएं जी कि 50 दिन में 60 दिन में ये रेडी हो जाएगी, इससे एक दिन भी ऊपर हम नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने फिर अपना टाइम स्केड्यूल है, वेजिटेबल्स के अंदर टाइम बहुत मैटर कर रहा होता है। तो उनके लिए भी ये एक अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ब्लेसिंग होगी वैरायटी। तो ये बिल्कुल इस तरह से ऐसा ही है कि रिसर्च जो है वो चलती रहती है, और जो साइंटिस्ट होता है उसके माइंड के अंदर चल रहा होता है कि अब इस माइलस्टोन को तो अचीव कर लिया है, अब इसके बाद जो है वो अगला माइलस्टोन उसका क्या होगा। एग्जैक्टली हमारी जो निजात है उसका ज़रिया यही है कि हमारी रिसर्च जो है वो ऑन गोइंग हो और वो चलती रही है, और हम बेहतर से बेहतरीन की तलाश के अंदर हम रखें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि एक आम किसान जो ये लोग सुन रहे हैं, जी जी अगर वो आपके पास आते हैं तो कोई थोड़ा बहुत बीज मिल सकता है उनको कि नहीं? सर, बिल्कुल मिलता है। जो फार्मर्स हमसे वेल इन टाइम रब्ता करते हैं उनको हम फार्मर्स को सीड देते हैं, और उसके बाद सर हम सीड कंपनीज़ को सीड दे रहे हैं प्री बेसिक, और कंपनीज़ जो हैं उसका फिर बेसिक सीड डेवलप करके फार्मर्स तक पहुंचा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान, और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। और आज का प्रोग्राम है पाकिस्तान में वेजिटेबल प्रोडक्शन के बारे में, कि इनमें कहां से शुरू किया जाए और कौन कौन सी चीज़ों का किसान भाई को ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक शेर बहुत ज़्यादा याद आ रहा है अपने किसान के बारे में, और प्रोग्राम भी उसी के बारे में है, और वो ये है कि मेरी बुनियादों में कोई टेढ़ थी, अपनी दीवारों को क्या इल्ज़ाम दूँ। अगर मेरे किसान की आंखें खुली हुई हों और वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को जानता हो, जो कुछ वो आज तक देखता आया है और उससे सबक हासिल नहीं करता, तो फिर मुझे फसल की बर्बादी के ऊपर इल्ज़ाम किसको दिया जा सकता है। तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान के किसी ज़रूरी साइंसदान को नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब है, और इसीलिए मैं उन यंग साइंटिस्ट को जिनके अंदर मुझे वो करंट नज़र आता है कि वो कुछ ना कुछ करें, कोई ऐसी वैरायटीज़ इन्वॉल्व करें जो अल्टीमेटली मौसमियाती तब्दीली का भी मुकाबला कर सके, उस पर कीड़ों का अटैक भी ना हो और किसी बीमारी का अटैक भी ना हो, और उसकी पैदावार भी सबसे ज़्यादा हो। तो ये असल मेरा एक ख्वाब है। तो आज मैं आपके सामने डॉक्टर मुदस्सिर इकबाल बंदेशा साहब को मैं लेकर आया हूँ, और इनका एक पिछले 17 साल से ये वेजिटेबल के सीड डेवलपमेंट पर अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इन्होंने मटर पर काम किया है, और मैं इनसे पूछ रहा था कि मटर पर आपने काम क्यों किया है, किसी और क्रॉप पे क्यों नहीं किया। तो इनका जवाब बड़ा सीधा साधा था। उन्होंने कहा दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्रॉप, बिल्कुल गंदम की तरह की एक फसल है जिसको एक आम किसान बड़े अच्छे तरीके से लगा सकता है। अब आगे सवाल ये है कि वो पैदावार ज़्यादा कैसे ले सकता है। लेकिन नाजरीन, मैं वेलकम करते हुए डॉक्टर साहब को मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मेरे किसान की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, कि अगर वो उसने किसी लंबे सफ़र पर जाना है तो क्या जेब में उसके इतने पैसे हैं, क्या उसको वाकई पता है कि वो सही बस में बैठा हुआ है। अगर वो सही बस में नहीं बैठा तो वो किसी और अड्डे पर जाकर उतार देगी, और बाद में हाथ मलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मुझे इस वक्त बात याद आ रही है कि एक मौलवी साहब, गांव के मौलवी साहब के पास रात को एक आदमी आया, और वो आदमी चोर था, और उसने कहा कि मौलाना साहब, मैंने चोरी तो छोड़ दी है, लेकिन गांव के लोग जो हैं
मुझे कोई पनाह देने के लिए तैयार नहीं होगा, और मैं अब अच्छी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। आप इजाज़त दें तो मैं रात को मस्जिद में रात बसर कर लूँ। मौलवी साहब ने इन गुड हार्ट ये सोचा कि ठीक है, जब इस आदमी ने तौबा कर ली है तो क्या खराबी है, इसको यहाँ सोने की इजाज़त दे दी जाए। अब वो वहाँ पर सो गया, और सुबह जब मौलवी साहब आए तो पता चला कि मस्जिद की घड़ी, मौलवी साहब की जाए नमाज और दूसरी चीज़ें जो हो सकती थी वो चोर लेके भाग गया। अब सवाल ये था कि कसूर मौलाना साहब का है या चोर का है। तो मेरे ज़ाती ख्याल के अंदर ये सवाल मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, आप फैसला करेंगे कसूर किसका था। मेरे नज़दीक कसूर मौलाना साहब का था, ये जानते हुए कि ये एक चोर है और नॉन चोर है, इसके बावजूद उन्होंने एतबार किया। वो कोई ना कोई बाहर से ताला लगा देते ताकि वो इतनी आसानी से चीज़ें चुरा के ना जा सकता, और सुबह उनको यकीन हो जाता कि उसने दिल से तौबा की है या उसने सिर्फ बनावटी लिहाज से ही उसने तौबा की। तो मेरे इस ख्वाब के अंदर कि नोबेल प्राइज़ मिले, मैंने आज डॉक्टर मुदस्सिर इकबाल बंदेशा साहब को, जो माशाल्लाह जिन्होंने डॉक्टरेट की है वेजिटेबल प्रोडक्शन के अंदर, और इन्होंने भरपूर काम किया है पीस के ऊपर, मटर के ऊपर। अब मौसम भी मटर का चल रहा है, तो मैं इनको वेलकम करता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप तशरीफ़ लाए हैं, और आपके आने से मेरे किसानों को ये फ़ायदा होगा कि मैं मटर की कौन कौन सी वैरायटी लगाऊं, कैसे लगाऊं, और उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, और फिर आगे जो उसके अंदर बेचने के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अंदर किस किस तरीके से मैं उसको टैकल कर सकता हूं। तो ये आज आपकी जानिब से हमें रहनुमाई दरकार है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। हमारी भी कोशिश होगी कि मेरे कुछ कहने से और आपने बुलाया है तो हमारे इस प्रोग्राम की वजह से अगर जो फार्मर्स बात हमारी सुन रहे हैं और कोई एडवाइस अगर वो किसी को अडॉप्ट करते हैं तो उससे मेरे जो फार्मर्स भाई हैं उनका फ़ायदा होगा और उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और थोड़े खर्चे के अंदर जो है एक अच्छी प्रोडक्शन लेना, मेरा ख्याल है ये एक चैलेंज होता है किसी भी फार्मर के लिए। तो अगर फार्मर्स जो है वो साइंटिस्ट के साथ इन टच रहेंगे, ठीक है जी, जिनका काम वैराइटीज़ को डेवलप करना है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वेजिटेबल में पीस के ऊपर, बिटर गोर्ड के ऊपर जो है वो काम कर रहा हूँ पिछले 14-15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सी वैराइटीज़ दी। पीस के ऊपर भी वैराइटीज़ मेरी जो भी रिसेंटली मार्केट के अंदर है सुप्रीम के नाम से, तो इसका सीड जो है डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है हमारे इदारे के पास, इसका सीड अवेलेबल है वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास, और इसके बाद इसका सीड जो है सर पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के पास भी अवेलेबल है, फार्मर्स वहाँ से भी ले सकते हैं। और सर फिर इसमें एक होता था कि फार्मर्स कहते हैं जी कि हमें गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उनका सीड अवेलेबल नहीं होता पर्टिकुलरली वेजिटेबल्स के अंदर, तो उसमें ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस वैरायटी का सीड जो है अब मुल्क की बहुत सी जो सीड कंपनीज़ हैं उनके पास भी इसका सीड अवेलेबल है। सिर्फ देखने वाली बात यह है कि फार्मर्स जो है वो अच्छा और क्वालिटी सीड जो है वो हासिल कर सकता है, थोड़ी सी मेहनत कर ले। उसमें यह है कि एडवाइस डॉक्टर साहब फार्मर्स के लिए ये है कि जब भी आपने किसी भी कंपनी से जाके ये मार्केट से सीड लेना है तो आप सबसे पहले देखें कि जो मैं सीड परचेज़ कर रहा हूँ क्या ये टैग सीड है। अब टैग सीड क्या है, बहुत से फार्मर्स को ये पता नहीं है कि टैग सीड क्या होता है। टैग सीड से मतलब होता है कि ये जो सीड आप परचेज़ कर रहे हो इसको फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उन्होंने इसके फील्ड को विजिट किया है, उन्होंने स्टैम्प किया है, उन्होंने इसकी क्वालिटी जो है उसकी गारंटी दी है, डॉक्टर साहब अश्योरेंस दी है। गवर्नमेंट का एक अदारा है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, उसने जब विजिट करके उसने जब क्वालिटी की गारंटी दी है और फिर कंपनी को टैग इशू किया, और कंपनी जो है डॉक्टर साहब इस बात की पाबंद है कि वो टैग अपने बैग के ऊपर लगाएगी और फार्मर्स की सहूलत के लिए कि मैं जिस वैरायटी का सीड दुकान वाले से मांग रहा हूँ क्या यही सीड है जो वो मुझे दे रहा है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे आप सिर्फ ये बताइएगा कि ये जो आपने वैरायटीज़ डेवलप की हैं ये कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, उनके नाम क्या हैं, और इससे पहले जो वैरायटीज़ मार्केट में मौजूद थी तो अगर मैं उनका मुकाबला आपकी वैरायटी से करूं तो इसमें कौन सी अच्छाइयाँ हैं जो दूसरों में नहीं थी। जी डॉक्टर साहब, मैंने बिटर गोर्ड के ऊपर वैरायटीज़ डेवलप की अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद करेले के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद सर मैंने पीस के ऊपर वैरायटीज़ डेवलप की हैं। अभी जो रिसेंट वैरायटी मेरी जो मार्केट के अंदर पीस के ऊपर है उसका नाम सर सुप्रीम है। ये डॉक्टर साहब 2019 में पंजाब सीड काउंसिल से रिकमेंड हुई फार्मर को देने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 साल से ये फार्मर फील्ड के अंदर है और फार्मर्स ने इसको एक्नॉलेज किया डॉक्टर साहब, और ये अल्लाह पाक की ब्लेसिंग है ना सिर्फ मेरे ऊपर, मेरे अदारे के ऊपर, ठीक है जी, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर, कि सर हमारे इंस्टीट्यूट की बनी हुई वैरायटी, हमारे मुल्क की बनी वैरायटी
डॉक्टर साहब एक साइड पे पूरी दुनिया की रिसर्च है, पीस के ऊपर सारी दुनिया रिसर्च कर, और एक साइड के ऊपर हमारे साइंटिस्ट, हमारे इदारे के साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च कर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई है इसलिए कि मैं भी एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ। एक आम प्रोपेगेंडा जो यहाँ पर हम सुनते हैं, और वो ये सुनते हैं कि जी वेजिटेबल सीड जो है वो पाकिस्तान में बाहर से आता है। अब आपकी बातों से मुझे पता चला कि अल्लाह के बंदो पाकिस्तान में भी प्रोड्यूस हो रहा है। अब मुझे जो आपसे पूछना है वो ये है कि ये जो सुप्रीम वैरायटी का आपने नाम लिया है, ये दूसरी जो पहले वाली जो वैरायटी थी उनके मुकाबले के अंदर इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं? डॉक्टर साहब इस वैरायटी में अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है। ये जो क्लाइमेटिक चेंज का जो क्लाइमेटिक चेंज जो आती हैं, जिस तरह से मौसम शुरू में बहुत गर्म रह जाता है, ठीक है जी, और फिर जो है बाद में विंटर हमारा अब कूल चल रहा है कई सालों से, तो इसमें जो है क्लाइमेट रेजिलियंस है एज़ कम्पेयर विद अदर वैरायटीज़ जो मार्केट में हैं। दूसरा डॉक्टर साहब इसमें ना पीस के अंदर मैं फार्मर्स को ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम मटर में बिजाई की बात करते हैं, मटर की कल्टीवेशन की बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब उसमें ये है कि मटर की कल्टीवेशन में 3 सीजन्स हैं, हम इसको 3 टाइप्स में कहते हैं। हम अर्ली मटर, ठीक है जी, एक सीज़न ये हमारा जाता है, ठीक है जी, अर्ली अगेते मटर उसको कहते हैं ज़मींदार। एक नॉर्मल सीज़न के मटर होते हैं। अब अगेता मटर जो 60 से 70 डेज़ में 60 से 70 दिन के अंदर जो फील्ड को छोड़ देगा, उसको हम कहेंगे ये अगेते मटर है। अब दूसरी कैटेगरी वो डॉक्टर साहब जो 90 डेज़ के अंदर फील्ड को छोड़ेगी। कोई वैरायटी आपने लगाई है और वो 90 से 100 डेज़ की ब्रैकेट के अंदर आपके फील्ड को अगर छोड़ रही है, तो हम उसको कहेंगे कि ये नॉर्मल सीड का, नॉर्मल टाइप का मटर है, ठीक है जी। और तीसरी कैटेगरी डॉक्टर साहब जो है वो है लेट सीजन मटर, ठीक है, लेट मटर की वैरायटीज़। अच्छा, लेट मटर की वैरायटीज़ वो होती हैं जो नॉर्मली 120 दिन की वैरायटीज़ होती हैं, या 110 और 120 डेज़ के राउंड अबाउट जो है फील्ड को छोड़ती हैं। तो सर जो वैरायटी हमने डेवलप की है सुप्रीम के नाम से, ठीक है जी, ये हमने अर्ली सेगमेंट के लिए दी। इसमें जो सहूलत है फार्मर्स के लिए कि चूँकि अर्ली और नॉर्मल सेगमेंट की ब्रैकेट करीब होती है, 60 से 70 डेज़ वाली और 90 से 100 डेज़ वाली, तो ये दोनों ही ब्रैकेट्स के अंदर फिट आ जाती है। तो फार्मर्स इसको डॉक्टर साहब अर्ली सेगमेंट में लगाएगा तो इंशाल्लाह ये जो अर्ली सेगमेंट की मार्केट की वैरायटीज़ हैं उनसे कम्पीट करेंगी, और अगर नॉर्मल सेगमेंट में लगाएगा तो नॉर्मल सेगमेंट की वैरायटीज़ के साथ भी ये कम्पीट करेगी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी प्यारी बात कही है। ये हम बचपन से सुनते आए, अगेती फसल का क्या फ़ायदा है, पिछेती फसल का क्या फ़ायदा है, नॉर्मल फसल का क्या फ़ायदा है। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मुझे ये बताइए कि ये विंडो लगाने की जो है, जब आप अर्ली की बात करते हैं, पिछेती की बात करते हैं, नॉर्मल की बात करते हैं, कहाँ से शुरू होता है, किस तारीख से शुरू होता है और किस तारीख पे ख़त्म होता है? डॉक्टर साहब जो हमारी रिकमेंडेशन पहले फार्मर्स को होती थी, ये भी अभी ये बात वही क्लाइमेट चेंज की हो रही थी ना, कि आज से अगर 5-7 साल पहले की बात करें तो फार्मर जो था सितंबर के लास्ट वीक में क्रॉप को सो कर लेता था, और हम भी उसको कहते थे कि आप सितंबर के लास्ट वीक में सो कर लें। ये डिपेंड कर रहा होता है कि ये लग किससे लिए मरा है। तो हम चूँकि पंजाब की बात कर रहे हैं, तो पंजाब में जो सबसे पहले क्रॉप लगती है वो ये जो हमारा सियालकोट, शकरगढ़, गुजरांवाला, चुपर वाला एरिया, पसरूर का एरिया जो है, यहाँ पे इसकी क्रॉप जो है। डॉक्टर साहब, हम बड़े अच्छे किसानों की रहनुमाई की तरफ हम जा रहे हैं। मैं एक किसान हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इन टाइम जो आपने अगेती और पिछेती की बात की है, मैं चाहता हूँ कि मेरी फसल उस वक़्त मार्केट में आए जब पैदावार भी मेरी ज़्यादा हो, एट द सेम टाइम कीमत भी ज़्यादा हो। तो अब मुझे आप ये बताइएगा, एक तो मुझे आपने बताया है कि पहला काम मैंने ये करना है कि मैंने वैरायटी की सिलेक्शन करनी है, और आपने वैरायटी का नाम बताया है और साथ में ये भी बताया है कि वो टैग्ड हो। जी बिल्कुल। दूसरी बात आपने मुझे बताई है कि ये जो टाइमिंग है, ये फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट एंड लास्ट सेगमेंट, इसमें मैं आपसे पूछ रहा था कि तारीखें किस तारीख से शुरू करके किस तारीख तक हम ख़त्म कर सकते हैं इसकी प्लांटिंग? डॉक्टर साहब इसमें ये था कि मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे क्लाइमेट चेंज की बात हुई, तो क्लाइमेट चेंज, अब मौसम जो है हमारा बहुत, गर्मियाँ जो हैं वो प्रोलॉन्ग कर रही हैं, और अगर विंटर आता है तो वो थोड़ा सा सवेर आ रहा है, तो इससे थोड़ा सा टाइमिंग फार्मर्स को भी समझना चाहिए, और थोड़ी सी चेंज हो गई है। पहले आज से 4-5 साल पहले जो था वो सितंबर के लास्ट वीक के अंदर जो कुछ फार्मर्स थे, जिस तरह हमारे एरियाज़, अपर एरियाज़ हैं पंजाब के, जिस तरह हमारा गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, पसरूर का एरिया, यहाँ पे काफ़ी पीस लगता है, ये पीस का मेजर ग्रोइंग एरिया है। तो यहाँ पे लोग जो थे, फार्मर्स थे, वो गेती क्रॉप को लेने के लिए सितंबर के लास्ट वीक में क्रॉप को लगा देते थे, अर्ली वैरायटी को। तो अब चूँकि मौसम जो है गर्म हो रहा है, तो अब उससे होता क्या है कि फार्मर्स जो है वो जब क्रॉप को लगाता है तो टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। जब दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा, तो आपकी जो वैरायटी होगी, जो आपकी क्रॉप लगाएंगे आप, तो उसको ना जड़ की बीमारी आ जाएगी, उसको जड़ का खेड़ा, रूट रॉट नॉर्मली हम कहते हैं। अब जब उसकी पौधे की जड़ डॉक्टर साहब ख़राब हो जाएगी ना, तो फिर कोई रेमेडी नहीं है।
फिर फार्मर फ़ोन करता है कि जी हमें फ़ौरी तौर पे बताएं कि हमें हमारे पौधे जो हैं उनके पत्ते जो हैं वो नीचे से येलो होने शुरू हो गए हैं और हमारा पौधा जो है वो फ्रूटिंग स्टेज पे। इवन तो इस तरह भी होता है समटाइम्स कि आपने वैरायटी को ग्रो कर दिया, क्योंकि ये वैराइटीज़ होती हैं अर्ली सेगमेंट की, 60-70 दिन में इन्होंने तैयार होके आपको मार्केट देनी, मार्केट के लिए आपको पॉट्स देने होते हैं फैच करने के लिए। तो अब ऐसे भी होता है कि पौधे की जड़ जो है वो गलना शुरू हो चुकी होती है और पौधा जो स्टंटेड ग्रोथ ले रहा होता है और फार्मर कह रहा होता है कि कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा। फ्लावरिंग पे आपका पता चला जाता है और फिर पौधे की रूट जब ज़्यादा डैमेज हो जाएगी तो वो पौधा मरना शुरू हो जाएगा। तो फिर फार्मर्स जो हैं वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं जी हमारी क्रॉप काइंडली देखें जी, इसको पिक्चर्स भेज देते हैं, वीडियोज़, और कि जी हमारी क्रॉप की डैमेज हो रही है और बड़ी परेशानी की आलम है। तो हम उनसे कहते हैं कि रूट निकाल के देखिए इसका। जब पौधे को यूँ करके निकालते हैं तो उसका रूट जो होता है वो तो गल चुका होता है। और सिंपल उसकी डॉक्टर साहब एक डायग्नोज करने के लिए मैं बताता चलूँ, उसे सिंपल होता है कि ऐसे पौधे को आप निकालें रूट समेत, ठीक है जी, और उसकी जड़ के ऊपर ऐसे हल्का सा हाथ रखें और ऐसे करके उसके ऊपर फिर पौधे को ऊपर खींचें, तो जो रूट के ऊपर उसका कोट होता है ना, बारीक सा जीव जिसको हम कहते हैं, वो आपके हाथ में आ जाएगी। और जब आप उसको यूँ नाक के करीब लेके जाएंगे और स्मेल करेंगे तो वहाँ से आपको एक बैड स्मेल आएगी। इसका मतलब है कि आपकी क्रॉप जो है उसको रूट रॉट लग चुकी है और आपने अपनी क्रॉप को ख़राब कर लिया। डॉक्टर साहब इससे बचने के लिए वेरी सिंपल ये है कि टाइमिंग देखें। फार्मर थोड़ा सा समझदार हो जाए। जिस तरह से आज सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, आपको वेदर कंडीशन मिल रही है और आप लम्हा ब लम्हा देख रहे हैं कि जी इस वक्त टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल हो रही है कि नहीं हो रही, और बड़ी एग्जैक्ट हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं। तो डॉक्टर साहब जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से डाउन हो, ठीक है जी, 25 इसका ऑप्टिमम होता है, 26-7 पे आ जाए आपका टेम्परेचर, तो फिर आप ग्रो करें। तो नॉर्मली ये आजकल जो पंजाब के अंदर है ये अक्टूबर का पहला हफ्ता, इसके लिए या अक्टूबर के पहले हफ्ते के बाद जब 10 अक्टूबर तक ये फार्मर्स को दस्तयाब हो जाता है। फिर इस तरह से जब आप चलते जाते हैं फार्मर्स आगे सेंट्रल पंजाब में आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो फार्मर्स सदर्न पंजाब की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे जैसे उनको अपनी पॉकेट्स के अंदर अवेलेबिलिटी मिलती जाए टेम्परेचर की, तो ये नॉर्मली अक्टूबर में ही अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो फिर वो अपनी क्रॉप को ग्रो कर सकता है। या अच्छा, अब मुझे आप बताइएगा कि मैं हैरान होता हूँ कि देखिए सारा साल ही पाकिस्तान के अंदर जो है ये मटर मिलते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आप ज़रा बताएंगे कि आपने तो यहाँ सितंबर से लगाया, अक्टूबर से लगाया, नवंबर में ख़त्म हो गया, 60 to 70 डेज़, मैक्सिमम 100 डेज़ या 120 डेज़, ये बाकी फिर कहाँ से आता है? डॉक्टर साहब उसमें इस तरह से है कि जो पंजाब की क्रॉप है ना, ये अक्टूबर में या सितंबर लास्ट से लगनी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये जो अप्रैल तक चलेगा ना, इसका मटर जो अप्रैल तक जा रहा होता है, ये अगर अक्टूबर में क्रॉप लगती है या सितंबर में, तो आपको एंड नवंबर में स्टार्ट दिसंबर में पंजाब का पीस अवेलेबल हो जाता है। अब नवंबर एंड से स्टार्ट दिसंबर से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक जो है ये आपको पंजाब का पीस जो है वो दस्तयाब रहता है। उसके बाद सर फिर चूँकि हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर जो है, गर्मी भी बड़ी आ जाती है जल्दी, ठीक है जी, तो क्रॉप जो है वो एंड हो जाती है और उसके बाद फिर मटर पंजाब का अवेलेबल नहीं होता। सर डॉक्टर साहब अल्लाह पाक ने ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग की है इस मुल्क के ऊपर। ये जैसे कहते हैं ना सोने की चिड़िया है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए वैसे ही सोने की चिड़िया है, 5 दरियाओं की सरजमीन है। तो इसके बाद डॉक्टर साहब ये है KPK का पीस, ठीक है जी, KPK में भी पीस लगता है, ठीक है। KPK के जो ऊपर वाले एरियाज़ हैं, बाटा कुंडी है, ठीक है जी, पपूसा टॉप है, इस तरह जो हिली एरियाज़ है पैचेस के अंदर ये पीस लगता है और ब्रैकेट्स हैं टोटल इनके पास। ये अप्रैल में से फिर उनकी सोइंग स्टार्ट हो जाती है और फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त में उनकी आगे से प्रोड्यूस स्टार्ट हो जाती है। फिर बलूचिस्तान में लगता है अगस्त में, जुलाई के एंड में जाके, और अगस्त में जो सब है वो बलूचिस्तान की क्रॉप लगना शुरू हो जाती है। तो इस वक्त जो फार्मर जो क्रॉप आ रही है फार्मर्स की, वो बलूचिस्तान से आ रही है, ठीक है जी। तो इस तरह ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि पूरा साल ही हमें, मतलब ये आप कहना चाहते हैं फबी ये अला रब्बिकुम आती जी बिल्कुल, इसी ये बहुत सी नेमतें हैं जो अल्लाह पाक ने जिनसे इस मुल्क को नवाजा। कि हमें एहसास हो इस बात का। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। और ये अच्छी बात है कि आप एहसास दिला रहे हैं कि किसान की आंखें खुली होंगी और वो सोचेगा कि मैंने पैदावार कैसे लेनी है, कब लगानी है और कब नहीं लगानी है। अब मुझे सर ये बताइएगा सर, ये दब के वात रज के खाम बचपन से सुनते आए हैं, जगह जगह पे लिखा होता था। अब इसकी प्लांटिंग जो है, सोइंग, टारगेट मेरा एक है और वो टारगेट ये है कि मेरा ये महंगा बीज है ये कम से कम इस्तेमाल हो, ठीक है। पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो सोइंग मेथड के अंदर आप मेरे सुनने वालों को क्या रिकमेंड करते हैं कि जो आपके तजर्बे के अंदर सबसे ज़्यादा पैदावार देने के अंदर अहम रोल अदा करता? डॉक्टर साहब फार्मर्स जो हैं उनके लिए बेहतरीन एडवाइस ये है कि ये बड़ा पुराना प्रोटोकॉल है। मैं यूँ कहूँगा कि ये सदियों पुराना प्रोटोकॉल है और फार्मर्स उससे निकलना चाहते ही नहीं हैं। जैसे भी अपने शुरू में प्रोग्राम में एक शेयर था कि जब कुछ सुनना ही नहीं चाहेगा, अगर सुनेंगे तो अमल नहीं करेंगे। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमने एक्सटेंशन में एक चीज़ सुनी थी कि कुछ बिगनर्स होते हैं और कुछ लैगर्स होते हैं जो पीछे चले जाते हैं। हमेशा
जो बिगनर्स होते हैं, जो अडॉप्ट करते हैं टेक्नोलॉजी को, स्टार्ट लेते हैं, ठीक है जी, वो फ़ायदा लेते हैं। डॉक्टर साहब इसमें सिंपल ये है कि ज़रूरत नहीं है, फार्मर अभी भी उसी चीज़ पे खड़ा है कि फार्मर क्या करता है जी कि वो 50 केजी सीड लेता है मटर का और उसका छटा देता है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वीट का गंदम बीजते हैं, छटा देता है और उसके बाद उसमें खिलियाँ निकाल देता है। तो जब भी फार्मर से बात की कि यार आप ऐसे क्यों करते हो, वो कहता है जी हमें पता है कि आधा बीज तो दब ही जाना है, तो आधा तो बच ही जाएगा ना। तो अब सीड महंगा है और दूसरा ये बहुत पुरानी आउटडेटेड, ना तो पहले ये कोई टेक्नोलॉजी थी। अब तो हमारी रिकमेंडेशन फार्मर को ये है कि आप बेड्स के ऊपर इसको लेके आएँ, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से फार्मर बेड्स के ऊपर कॉटन को शो कर रहा है इवन गंदम भी बेड पर, जी, अभी गंदम भी इवन अल्फा बेड पर बेड के ऊपर आ रहा है। डॉक्टर साहब गंदम आपकी बेड के ऊपर है, मेज़ आपकी बेड के ऊपर आ गई है, ठीक है, सारा कुछ। तो पीस को भी खुदारा जो है फार्मर्स जो हैं वो बेड के ऊपर लेके आए। अब डॉक्टर साहब उसमें दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो एक बेड के ऊपर अगर आपने लेके आना तो आपका 50% सीड बचता है। जो 50 पर वैसे छट्टे में तो आपने 50 किलो लगा दिया है, ठीक है, मगर जब आप बेड्स के ऊपर लेके आ रहे हैं तो आपने 25 केजी से आपका 1 एकड़ लग जाएगा। और मोस्टली कंपनीज की जो पैकिंग है मटर के बीज की वो भी 25 केजी की ही है, ठीक है। इवन तो कुछ फार्मर 20 केजी से भी लगा लेते हैं, 20 से 25 केजी, 25 केजी ऑप्टिमम। तो 25 केजी से आपका 1 एकड़ लग जाएगा, आपको 25 केजी के पैसे बच जाएंगे। वही 25 केजी के पैसे अगर आप लेबर को दे देंगे तो आपकी लेबर बड़ी अच्छी तरीके से उसकी सोइंग कर देगी। अब डॉक्टर साहब इससे भी आसानी वाली बात है, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इन द कोलैबोरेशन ऑफ एवरी एक ड्रिल जो है तैयार करवाई और हम पिछले कई सालों से बजरिया ड्रिल जो है वो पीस की सोइंग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब उसमें फर्टिलाइज़र भी ड्रिल के साथ ही चला जाता है, ठीक है जी, वो भी जहाँ पे बेड्स तैयार होते हैं पौधे के नीचे जड़ों तक वो उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है और सीड भी बचत हो जाती है। और सबसे बढ़कर फार्मर्स के लिए ये है कि जो फार्मर्स 25 एकड़, 30 एकड़, 50, 100, 2000, 200 एकड़ तक इसकी सोइंग को करना चाहते हैं, उनके लिए तो डॉक्टर साहब बड़ा आसान हो गया कि ड्रिल के जरिए आप मैक्सिमम एरिया जो है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है आप उसको सो कर सकते हैं। किसी और को नोबेल प्राइज़ मिले या नहीं मिले, लेकिन मेरी निगाहें जो हैं और दुआएं वो आपके लिए ज़रूर हैं। इसलिए कि जब आप बेड प्लांटिंग की बात करते हैं ना, तो मेरे किसान भाइयों को कई चीज़ें याद रखनी चाहिए। आपने ज़ोर दिया है कि सिर्फ बीज जो है वो आपका कम लगेगा और आपके पैसे बचेंगे, लेबर को आप, फिर आपने ड्रिल का बताया, लेकिन ये भी आप ज़रा मेरे किसानों को पता चलना चाहिए कि जब मैं बेड पर लगाऊंगा तो बीमारियों का अटैक भी कम होगा, कीड़ों का अटैक भी कम होगा और पानी भी कम इस्तेमाल होगा। यानी कि वो जो खर्चा मेरा है डीजल के ऊपर और दूसरी चीज़ों के ऊपर वो असल मेरा घट जाएगा। और ये एक टेक्नोलॉजी जो आप बता रहे हैं इसका मतलब ये सस्टेनेबल होगी, जो मेरे वारे में आएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने सही कहा है। डॉक्टर साहब बिल्कुल बेड के ऊपर लगाने से एक तो फार्मर्स का पानी की बचत है, ठीक है। दूसरा सब्जियों के अंदर जब हम फार्मर्स हमें बताता है जी कि हम सीड लेके गए थे और सीड हमारा जर्मिनेट नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा एक उलामा है हमारे लिए कि सीड लिया जी हमने कंपनी से लिया, हमने फलां से लिया और हमारा सीड जर्मिनेट नहीं किया। अब उसमें सिंपल होता है डॉक्टर साहब कि जब आप पानी लगाते हैं मोस्टली वेजिटेबल्स में और जब आपने पहला पानी लगाया है तो सीड जो है कॉर्नर पे लगा हुआ है और पानी आपका सीड के ऊपर चढ़ गया, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे कॉटन में है, तो वो ज़मीन होगी कुरिंड। अब उसके प्लूम्यूल में तो इतनी जान नहीं है कि वो उस पत्थर जैसे ज़मीन को फाड़ के तो बाहर आ जाए। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे मेरे पौध जो मैंने सीड सो किया है और इस लेवल तक मैंने पानी रखना है और इसके बाद मैंने पानी बंद कर देना है और मेरी रेस या मेरा बत्तर जो इसको कहते हैं वो मेरे सीड तक पहुँचेगा, तो आपकी जर्मिनेशन 100% हो जाएगी। तो कितना फ़ायदा है। और आपकी जब जर्मिनेशन 100% होगी तो आपके नंबर ऑफ़ प्लांट्स पूरे आएंगे। जब आपके नंबर ऑफ़ प्लांट्स पूरे आएंगे तो आपकी पर एकड़ यील्ड जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। पानी की बचत सर इसमें होगी। फर्टिलाइज़र जो है बजाय कि आपने पूरे एकड़ के अंदर छट्टा दे दिया है और कुछ फर्टिलाइज़र आपने बेड्स के अंदर है, कुछ ज़मीन के अंदर है, आपने ज़ाया कर दिया। आपने बड़ा अच्छा याद करवाया। ये हम किसी ज़माने में सुनते थे कि जिम्मेदार भराओ 2 गट्टू तले तो 2 गट्टू उत्ते। कभी आपने कोई सुना है? ये जब रेडियो का जो प्रोग्राम होता था, टीवी वगैरह कोई नहीं थे, पाकिस्तान टेलीविज़न 64 में आया और ये किसानों की रहनुमाई के लिए होता था, ख़ास तौर पे गंदम के लिए कि ज़िम्मेदार भराओ 2 गट्टू तले, ये महकमा ज़राअत की तरफ से होता था। मुझे आप ये बताइएगा कि मैं मटर लगा रहा हूँ, मुझे जो मोस्ट सूटेबल जो फर्टिलाइज़र रजीम है कि आपकी रिकमेंडेशन जो है वो क्या है? मैंने आपका कहाँ मान लिया, आपकी कही हुई वैरायटी, अच्छी वैरायटी टैग्ड वाली मैंने लगा ली, मैंने बेड सोइंग कर ली। मुझे आप ये बताइएगा कि मैं फर्टिलाइज़र कितना इस्तेमाल करूं और कब इस्तेमाल करूं? डॉक्टर साहब फार्मर्स को मैं यही कहूँगा कि मटर जो है ना वो फसल ऐसी है जिसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है इन कंपैरिजन विद अदर वेजिटेबल्स। और यही बात जो स्टार्ट में आपने की थी कि जब भी कोई फार्मर कहेगा कि जी मैंने
आम जो क्रॉप्स हैं, जिस वीट है, शुगर केन है, राइस, मेजर क्रॉप से निकल के वेजिटेबल फार्मिंग की तरफ मूव करना है, तो सर मैं कहाँ से शुरू करूँ? तो मेरा उसको हमेशा यही मशवरा होता है कि आप सिंपलेस्ट क्रॉप पे आएँ, ठीक है? सिंपलेस्ट किस सेंस में है? सिंपलेस्ट ग्रोइंग की सेंस में है कि आप ग्रो करेंगे ना, तो ग्रोइंग सिंपलेस्ट कहाँ से होगी? जैसे हमारी करेला है, हमारा खीरा है, तो ये डॉक्टर साहब कुकुरबिटेसी हैं, वाटरमेलन है हमारा, उसके बाद पम्पकिन है, टोमेटो है, इनके लिए टनल्स बनानी पड़ेंगी, आपको टेक्नोलॉजी को लर्न करना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ गाइडेंस लेनी पड़ेगी, फिर आप इस काबिल होंगे कि आप वेजिटेबल की फार्मिंग की तरफ चलें। तो जब आपने पहली दफ़ा ही बिस्मिल्लाह पढ़नी है तो अलिफ बे से शुरू करें। तो अलिफ बे के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये होती है फार्मर्स को, जब मैं एडवाइस कह लें बीइंग एज़ अ ब्रदर, तो मैं ये कहूँगा कि पीस पे आओ, वेजिटेबल्स पे आप आ गए, पीस पे आओ। पीस सिंपल है, तो डॉक्टर साहब उसमें ये है कि पीस जब आप लगाते हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र भी बहुत कम चाहिए। अच्छा, इसमें सिंपल ये है कि आपने बिजाई के वक़्त जो है 2 बैग डीएपी सिंपल आपने इस्तेमाल करने हैं और 1 बैग पोटाश का डालना है। और यूरिया जो है आपने बिल्कुल भी बिजाई के वक़्त यूरिया फार्मर्स ने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि डीएपी के अंदर ऑलरेडी जो है वो नाइट्रोजन अवेलेबल है, 18% जी 18% नाइट्रोजन अवेलेबल है। अब आपने डीएपी और पोटाश, 2 बैग डीएपी और 1 बैग पोटाश डाला और आपने सोइंग कर दी। अब आपने सुकून करना है, जब तक पौधा आपका फ्लावर पे नहीं आ जाता। क्रॉप आपकी अगर अर्ली वैरायटी है तो वो 30-35 दिन के बाद फ्लावर देगी। अगर आपकी नॉर्मल सेगमेंट की वैरायटी है, और डिपेंड कर रहा है कि आपने अक्टूबर लगाई है या नवंबर सेगमेंट में लगाई है, तो फिर उसकी फ्लावर थोड़ी सी डिले होगी। जैसे ही आप पहला फूल अपने क्यारी के अंदर देखें और आपको पहला फूल नज़र आ जाए, तो उस वक्त आपने जो पानी लगाना है उसके साथ आपने 1 बैग यूरिया फी एकड़ दे देना है। या समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी ज़मीन थोड़ी सी कमज़ोर है, या पहले से आपकी ज़मीन जो है डिप्लीट हो चुकी है, आपने उससे पहले कोई ऐसी क्रॉप लगा दी है जिसने ज़मीन को बहुत ज़्यादा डिप्लीट किया है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, तो आप यूरिया को हाफ बैग करके 2 स्प्लिट्स में कर लें, ठीक है जी। मगर रिकमेंडेशन ये है कि जब आपका पहला फ्लावर आ जाए तो आपने 1 बैग यूरिया लगा दें। 1 बैग यूरिया इज़ इनफ है पी क्रॉप के लिए डॉक्टर साहब। तो ये टोटल फर्टिलाइज़र है। डॉक्टर साहब इतनी अच्छी बातें मुझे मिल रही हैं सुनने के लिए, आई एम रियली वेरी हैप्पी। अब मैं थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, खो करे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन लें। ये काला खताई एक जगह है दरिया रावी के उस पार, ब्रिगेडियर बहराम खान साहब की ज़मीन है और सामने इंडिया का बॉर्डर नज़र आता है। तो मैं वहाँ, वो मुझे बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी बड़ी मोहब्बत से मुझे वो लेकर गए और उस वक़्त इसी की हार्वेस्टिंग शुरू थी। ये अप्रैल का महीना या मार्च का महीना होगा। अब जब उन्होंने हिसाब किताब किया तो पता चला कि वो तुड़वाई, ट्रांसपोर्ट और फिर आगे जो मंडी के अखराजात, अगर वो सारे को इकट्ठा करें तो पता चला कि 10 रुपये फ़ी किलोग्राम जेब से हाथ देने पड़ते हैं उनको मतलब ऐसे, उनको ऐसा लगता था कि बेहतर है कि मैं वहाँ जाकर फेंक दूँ। और उसके बाद उन्होंने फिर फैसला किया कि बेहतर ये है कि मैं इसको पका लूँ और फिर बीज बनाकर बेचूँ। तो मुझे आप ये बताइएगा कि अगर इस किस्म की कैफियत हो, फिर किसान को वैल्यू एडिशन में क्या करना चाहिए इसको? डॉक्टर साहब, किसान अज़ खुद तो वैल्यू एडिशन नहीं कर सकता, ठीक है जी। 9-2 जो पीज़ है, ये कुछ फीड इंडस्ट्री में कह लें, हमारी न्यूको के अंदर इसका ड्राई सीड और भी कई प्रोडक्ट्स के अंदर ये यूज़ हो रहा है। मगर डॉक्टर साहब, जिस तरह हमारा टमाटो इस वक्त महंगा है, ठीक है जी, और मार्केट में टमाटो चूँकि मौसम नहीं है पंजाब का, तो टमाटो महंगा है और सुबह से आ रहा है तो कम क्वांटिटी में आ रहा है, तो खपत बढ़ गई तो टमाटो महंगा हो गया। इसी तरह से जब गलट आ जाएगा मार्केट के अंदर, क्रॉप आ जाएगी भरपूर, तो फिर ये बहुत सस्ता हो जाएगा। सेम पीस के साथ और बाकी वेजिटेबल्स के साथ भी सेम मशीन है। डॉक्टर साहब, इसमें मेरी ये कह लें कि राय ये है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, ठीक है जी, उसको चाहिए कि इसके अंदर आए जो वैल्यू एडिशन में इन्वॉल्व हैं, जिस तरह से बहुत सी इंडस्ट्री, आपका प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, तो वो आएँ इसके अंदर, इसकी कैनिंग करें, इसकी फ्रीजिंग करें। और सर हमारे साथ ये जो सारा गल्फ बैठा हुआ है, हमारे दोस्त ममालिक हैं, इस्लामिक ब्रदर हमारे ममालिक हैं, इनके अंदर इसको सर जो है इसकी मार्केटिंग की जा सकती है। वो वक्त डॉक्टर साहब जब हमारे पास बहुत कम पैसों के अंदर क्रॉप अच्छी मिल जाती है, तो फार्मर्स को भी अच्छा रेट मिल जाएगा। अगर हमारी इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री इन्वॉल्व होगी, इसकी बाई प्रोडक्ट्स में चले जाएंगे, इसकी वैल्यू एडिशन में चले जाएंगे, कैनिंग कर लेंगे, फ्रीजिंग कर लेंगे, ठीक है जी। और ये हमारे बड़े स्टोर्स के ऊपर भी इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी और ये ट्रेंड भी बन जाएगा कि हमारा मुआशरा जो ट्रेंड को देखता है ना, फ्रेश अवेलेबल भी है मार्केट के अंदर, मगर कैनिंग भी है, और ये बड़ा इजी हो जाएगा कि आपने कैन को ओपन किया और रेडी टू कुक हो गया। तो ये अगर इसमें इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो जाएगी तो 9-2 ये जो प्रॉब्लम आपने बताई है फार्मर्स के साथ, और ये हमेशा से ही होता है फार्मर्स के साथ कि जब मार्केट में क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो रेट डाउन हो जाता है और फिर इतनी भी पूरी नहीं होती कि फार्मर्स की लागत पूरी हो जाए।
तो डॉक्टर साहब ये प्राइवेट इंडस्ट्री जो है इसको ज़रूर प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और वैल्यू एडिशन पे आना चाहिए। तो डॉक्टर साहब मैं ऐड करना चाहूँगा, और वो ये है कि मैंने आंखों से देखा है इंडिया के अंदर फार्मर्स के क्लस्टर्स बनते हैं। मतलब एक टोमेटो उगाने वाला जो है वो उनका एक क्लस्टर बन गया, मटर उगाने वालों का एक क्लस्टर बन गया, एन मुमकिन है वो दोनों फसलों वाला वो उधर भी शामिल है, उधर भी शामिल है। वो गांव या यूनियन काउंसिल लेवल पर छोटी मशीनें जो जिसे आप एसएमईज कहते हैं वो उन्होंने बनाई होती थी, और वो एलुमिनियम फॉयल यानी इसको जो है फ्रेश करके प्रोसेस वो वेपर से गर्म वेपर से गुजार कर ताकि कोई किसी किस्म की इन्फेक्शन उसमें से निकल जाए। उसके बाद उसकी पैकिंग होती थी और वो पैकिंग करके फिर वो मार्केट में उसको वो सारा साल चलाते थे। तो ऐसा कोई है कि हमारे आपके ज़हन में कि फार्मर जो है जो आपसे रब्ता करते हैं कोई इस किस्म के क्लस्टर बने और अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, अगर बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता तो छोटे पैमाने के ऊपर जो है वो करें, तो ऐसा पॉसिबल है? डॉक्टर साहब ये तो फार्मर्स को खुद से भी अपने बारे में सोचना चाहिए। हर इंसान को हक हासिल है कि वो अपने बारे में भी सोचे। हमारी फार्मर कम्युनिटी बहुत अच्छी है और जो मैंने फार्मर कम्युनिटी को ऑब्ज़र्व किया है उसमें से ये है कि फार्मर्स एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। गांव में जब किसी से कोई चीज़ मांगने के लिए लेने जाते हैं तो वो उनको बड़े दिल के साथ कि अगर किसी के पास कोई रेजर है, कोई थ्रेशर है, कोई हल है, तो मैंने अपने गांव में भी और बहुत सी विसिनिटी के अंदर गांव में कम्युनिटी को देखा है कि वो बहुत बड़े दिल के साथ उसको कहते हैं कि जी आप ले जाएं। तो सर इस तरह ये बड़ी अच्छी आपकी सजेशन है, अगर फार्मर्स इसके ऊपर अमल करें कि आप एक बंदा एक फार्मर्स के गांव की कम्युनिटी मिलकर अपनी ड्रिल ले ले और वो उसको जो जहाँ पे ये पीस ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं तो वो मिलके भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं और उसको जो इसको इन औज़ार को जो है अपने साथ इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। तो ये अच्छी सजेशन है डॉक्टर साहब, इसके ऊपर वर्क होना चाहिए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। ये मुझे बताइएगा कि आपका जो अदारा है कोई फार्मर्स की ट्रेनिंग का भी कभी बंदोबस्त करता है कि नहीं करता? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम फार्मर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं और वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ना सिर्फ फार्मर्स के लिए फार्मर डेज का इनेकाद करता है, इसके अलावा जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट हमारा जिसको हम फील्ड विंग हमारा कहते हैं, जो हमारी फील्ड फोर्स है और बड़ी इफेक्टिवली काम करती है, इनकी सर हम इनके मास्टर ट्रेनर्स की हम एज अ ट्रेनिंग करते हैं। तो जितने भी इनके मास्टर ट्रेनर्स होते हैं एक्सटेंशन डिपार्टमेंट वालों के, उनको वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो ट्रेनिंग देता है सारी ही वेजिटेबल्स के ऊपर। रबी सीजन के अंदर भी सारी वेजिटेबल्स के ऊपर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को हम ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा एज उनके मास्टर ट्रेनर्स को, और खरीफ के अंदर भी। तो ये फिर जो मास्टर ट्रेनर्स होते हैं फिर ये आगे जाके फार्मर्स को ट्रेन करते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, और वो आखिरी सवाल ये है कि अगर एक आम फार्मर आपके अदारे में आए, बल्कि आपके पास आए, तो क्या उसको बीज, एक तो वो है जो बीज मार्केट में मिल रहा है, और ये रिसर्च जो है ये वाहिद काम है जो जिसे आप कहते हैं ऑन गोइंग, हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। आज सुप्रीम है, कल को सुप्रीम प्लस होगा इंशाल्लाह। तो जी असर। डॉक्टर साहब हमने अभी रिसेंटली आपकी बात है थोड़ा सा रिसेंटली हमने एक नई वैरायटी जो है मैंने उसको वैक ने अप्रूव किया है। वैरायटी इवैल्यूएशन कमेटी कहते हैं वैक को, बदर के नाम से मैंने नई वैरायटी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो डॉक्टर साहब 50 से 55 दिन की वैरायटी होगी, और वो वैरायटी जो बदर हम इंशाल्लाह 1-2 साल के बाद फार्मर्स तक उसका सीड इंशाल्लाह पहुंचेगा। वो वैरायटी जो है 50 से 55, और ये पाकिस्तान की और पंजाब की सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी होगी, क्योंकि 60 दिन से पहले तो कोई वैरायटी नहीं देती। तो जिस वैरायटी को डेवलप करने का मकसद भी हमारा यही था कि जो फार्मर्स हमारे पास हैं जो पंजाब के अंदर, वो जो 60 डेज़ वाला मूंजी लगाते हैं धांज, उसको काटें, उसके बाद ये 50 दिन वाली वैरायटी को लेके आएँ इसको दरमियान में क्रॉप के तौर पे, और उसके बाद फिर अपनी वीट को लेके आएँ। और केपी के वालों के लिए भी वहाँ पे जो है हमारे पास कुछ मिलेट्स ऐसी हैं जिनके जहाँ पे पीस लगता है और पीस के बाद फिर गोभी आ जाती है, जिसे ये बफा कह रही है। तो वो कहते हैं एग्जैक्ट हमें बताएं जी कि 50 दिन में 60 दिन में ये रेडी हो जाएगी, इससे एक दिन भी ऊपर हम नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने फिर अपना टाइम स्केड्यूल है, वेजिटेबल्स के अंदर टाइम बहुत मैटर कर रहा होता है। तो उनके लिए भी ये एक अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ब्लेसिंग होगी वैरायटी। तो ये बिल्कुल इस तरह से ऐसा ही है कि रिसर्च जो है वो चलती रहती है, और जो साइंटिस्ट होता है उसके माइंड के अंदर चल रहा होता है कि अब इस माइलस्टोन को तो अचीव कर लिया है, अब इसके बाद जो है वो अगला माइलस्टोन उसका क्या होगा। एग्जैक्टली हमारी जो निजात है उसका ज़रिया यही है कि हमारी रिसर्च जो है वो ऑन गोइंग हो और वो चलती रही है, और हम बेहतर से बेहतरीन की तलाश के अंदर हम रखें। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि एक आम किसान जो ये लोग सुन रहे हैं, जी जी अगर वो आपके पास आते हैं तो कोई थोड़ा बहुत बीज मिल सकता है उनको कि नहीं? सर बिल्कुल मिलता है। जो फार्मर्स हमसे वेल इन टाइम रब्ता करते हैं उनको हम फार्मर्स को सीड देते हैं, और उसके बाद सर हम सीड कंपनीज को सीड दे रहे हैं प्री बेसिक,
और कंपनीज जो हैं उसका फिर बेसिक सीड डेवलप करके फार्मर्स तक पहुंचा रही हैं। डॉक्टर साहब बड़े मेहरबान हैं, इन्होंने बताया है कि भाई आप इनसे रब्ता करके वो बीज हासिल कर सकते हैं, जो बीज जितना अवेलेबल होगा। नाज़रीन, नीचे डॉक्टर साहब का नंबर चल रहा है, अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट, शोबा सब्जियात। आप यहाँ रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, और आपको अगर बीज अवेलेबल हुआ और आपने इन टाइम रब्ता किया तो फिर आपको वो बीज भी मिलेगा। इसलिए कि ये इनके मफाद में भी है, एक साइंसदान के मफाद में, कि अच्छे फार्मर्स इनके साथ राब्ते में रहें। जितने ज़्यादा ट्रायल होंगे, जितना ज़्यादा डेटा होगा, उतने ही रिज़ल्ट ज़्यादा करेक्ट होंगे। तो मैं डॉक्टर साहब आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे यकीन है कि हमारी पहली मुलाकात है, आखिरी मुलाकात नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।